नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल रोजेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, आज आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया, सेवंथ हाउस। जी हाँ, जैसे भी आप कुछ लोगों का क्वेश्चन था, एक अंदर कहीं ना कहीं बातें घूमती थी अंदर कि भाई कोई तो हो कि सेवंथ हाउस पे कोई ज्यादा डीप में कोई बताए, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, प्यार कैसा रहेगा। ठीक है। और आजकल जो यंग एज में जो लड़के और लड़कियां हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बात हमेशा घूमती है कि वाइफ कैसी मिलेगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा। ये कहीं ना कहीं चलता ही है क्या, जिस लड़के को या जिस लड़की को वो पसंद करते हैं, चाहते हैं, जिनके साथ अफेयर है, क्या वो सक्सेस हो पाएगा, क्या वो मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा। और तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं जो माइंड में हर किसी का ये चीज रहती है, घूमती है। ठीक है। और चार्ट आपने देखा होगा, ये एक नेटिव का चार्ट जो इसमें लगा हुआ है, एक्चुअल में ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली चार्ट है जिसका शादी के बाद तलाक हो गया था। और वो क्यों हुआ और कब हुआ, क्या उसके पीछे लॉजिक था, और कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन से वो हाउस को सिग्निफाई करता है प्लेनेट। एक्चुअल में हम पहले ये देखेंगे कि भाई जो इनका सेवंथ हाउस है वो बोलता क्या है, कहता क्या है। ठीक है ना, क्योंकि देखो, जो कॉमन जो हाउस है सेवंथ हाउस, वो हमें बताएगा कि भाई इनकी जो शादी है वो कैसी रहेगी, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, रिलेशनशिप मैटर के रिगार्डिंग, या फिर आपका कोई बिजनेस भी हो, चाहे वो पार्टनरशिप को दर्शाता है सेवंथ हाउस आपका, तो वो बताएगा आपकी जो पार्टनरशिप कैसी रहेगी। और आपके स्पाउस को भी ये दर्शाता है। ठीक है ना। तो अब लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उनमें क्या है, सेवंथ हाउस को हम काउंट करेंगे। और यहाँ जो कि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो इसमें अगर दूसरी थ्योरी को टॉपिक अगर घुसा दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इस पे जो है ध्यान दे। मैं बताना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जैसे आजकल जो है अपने मोबाइल में अगर आपने चेक करना है, तो ऐसा एक जो कस्प चार्ट में जाओगे ना, तो एस्ट्रो सेज में कस्प चार्ट आएगा। कस्प चार्ट में आपको ये जो हाउस है ना, कस्प हाउस, ये हाउस और कस्प सेम मतलब, उनको मैं जैसे कस्प बोलूं तो हाउस को समझे। ठीक है। एक हाउस को मतलब कि एक जो बॉक्स होता है हमारा, उसको कस्प बोलते हैं। तो 1 to 12 यहाँ पे कस्प आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा वो चार्ट में। वहां पे जाके आपने चेक कर लेना है, जो 7 नंबर का जो कस्प है, 7 नंबर का कस्प है, उसमें आपने जाना है, उसका जो ऊपर एसएल लिखा होगा वो एसएल क्या है, उसको आपने लेना है। ठीक है। सबसे पहले आपने वृक्ष को देखना है कि जो वृक्ष है वो वृक्ष कैसा है, शादी का जो वृक्ष है वो कैसा है। ठीक है। सिंपल वे में मैं बात करूं तो शादी का जो वृक्ष है आपने उसको चेक करना है। जैसे इनका सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड मार्स है, और वो कहाँ पे प्लेस्ड है, ये 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो 12th हाउस में जो मार्स इनका प्लेस्ड है, बुध और जो रवि है, सूर्य है मतलब, वो इनके 12th हाउस के वो भी रिजल्ट ऑफर कर रहा है। ठीक है। तो हमेशा कस्प चार्ट में हम ये देखेंगे, प्लेनेट जिस हाउस में भी ऑक्यूपेंट है, उसके साथ में जो और भी प्लेनेट कोई होंगे, तो वो भी उसी हाउस का रिजल्ट ऑफर कर रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं दूसरे जो प्लेनेट के, वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। ये चीज हमेशा नोट रखेंगे। अब इसमें जाहिर सी बात आपको दिख ही रहा होगा कि सेवंथ हाउस का जो सबलोड है वो मार्स है, और मार्स की आपने यहाँ पे सिग्निफिकेटर होते क्या है, सिग्निफिकेटर से यहाँ एक्चुअल में एक हिडन हाउस भी होते हैं। वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ मैं आपको बता दूं। सिग्निफाई जो बोलते हैं ना कि सर सिग्निफाई का मतलब क्या है, सिग्निफाई जो दर्शाता है जिस हाउस को, इसकी जो मार्स जो प्लेनेट हो तो 12th हाउस में यहाँ प्लेस्ड है। ठीक है। 12th हाउस है जहां पे 7 नंबर के जो साइन लिखी हुई है कस्प चार्ट में। ठीक है जी, जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनके लिए मैं समझा दूं, जो जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है वो 12th हाउस है इस चार्ट में। और हमेशा हर किसी का 12th हाउस यही रहता है, चाहे वहां पे ये नंबर कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन हाउस वो 12th ही रहेगा। तो अब ये देखना कि मार्स की जो और दूसरी जो साइन है वो किस किस हाउस में, किस कस्प में बैठी हुई है। जैसे फर्स्ट कस्प में है और सिक्स्थ कस्प में है, 6th हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है। ठीक है जी। और मार्स खुद जो है 12th हाउस में। तो आपको ये
यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि शादी मतलब होगी नहीं, शादी में अड़चन आएगी। लेकिन यहाँ पे हम नहीं जाएंगे बिल्कुल, हमने ये भी देखना होता है क्योंकि ये तो वृक्ष है, तो इसमें तो नेगेट कर दिया ना, शादी को नेगेट कर दिया, शादी नहीं होगी। तो फाइनली अगर हम रिजल्ट पे जाएंगे तो रिजल्ट क्या है, फ्रूट हमने चेक करना है, फ्रूट कैसा होगा। अब जो हमने पहले तो वृक्ष को देखा, फिर उसके फ्रूट पे जाएंगे। तो फ्रूट पे जाएंगे तो हमने सिग्निफिकेटर हम जाएंगे कि जो मार्स है वो किसके नक्षत्र में प्लेस्ड है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मार्स है वो 12th 1 और 6 यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि 1 6 और 12 हाउस को रूल कर रहा है, यहाँ पे रूलर प्लेनेट मान लो इसका। ठीक है, इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर यहाँ पे 6 2 एंड 5 को दर्शा रहा है। तो आपने इसमें देखा कि 6th हाउस तो मतलब जुपिटर ने इसके रिजल्ट में बोल दिया कि भाई सेपरेशन है, शादी तो नहीं दूंगा, लेकिन उसके साथ में 2 और 5 ने दिखा दिया कि शादी तो होगी। ठीक है, जुपिटर ने दिखा दिया कि शादी तो होगी, क्योंकि सेकंड हाउस भी मिल गया और 5th हाउस भी इसमें मिल गया। और उसका जो सामने जो वेरीफायर जो प्लेनेट होता है, यानी जो फ्रूट का जो टेस्ट है वो बताएगा वहां का प्लेनेट का सबलोड। अब मार्स प्लेनेट का जो सबलोड है ये राहु है, इसने विश फुलफिलमेंट को दिखा दिया क्योंकि 11th में प्लेस्ड है, जो कि 12th हाउस को इसने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, जहां पे लड़ाई झगड़े पे बात रह गई 6th हाउस पे आके टिक गई बात, यानी कि 7th हाउस भी इसने सिग्निफाई किया। लेकिन कहानी देखो क्या है इसमें, शादी भी करवा रहा है और डाइवोर्स भी दिलवा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 5 11 आ गया ना इसमें, 2 5 7 11 तो आ गया इसमें, 1 2 5 7 और 11 ये तो इसमें नंबर मिल गए, शादी का कॉम्बिनेशन भी है। लेकिन जो 6 12 भी इसमें है साथ में, यानी कि मैरिज देन डाइवोर्स। तो शादी के बाद जो है ये तलाक भी देगा। और शादी होगी कब, तो सीधी सी बात है कि भाई जब भी 7th हाउस के सब लोड की या महादशा में या फिर या 7th हाउस का जो सब लोड है किसी का नक्षत्र लोड बन के बैठा होगा, तब रिजल्ट देगा, तब उस टाइम पीरियड में होगी। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे मैं बता दूं आपको, और भी बहुत सारे थ्योरी होती है, बहुत सारे नियम होते हैं टाइम ऑफ इवेंट्स पे जाने के लिए। लेकिन क्योंकि मेरा जो यहाँ पे वीडियो में जो समझाने का एक थोड़ा सा मेथड ये है कि 7th हाउस आपको क्या देता है, क्या सिग्निफाई करता है, और उससे कैसे रिजल्ट आपने देखने। ठीक है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मैं इस पे भी बात करूंगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखो आपने, अब इसके जो शादी के टाइम पे जाएंगे, शादी के टाइम पे हम महादशा में जाएंगे, और यहाँ पे हमने चेक करना है कि इनकी शादी एक्चुअल में कब हुई होगी। तो ये मार्स जैसे 7th हाउस के जो सब लोड हैं जब ये आए थे, यानी कि 2 अप्रैल 2011 के बाद और 2 अप्रैल 2018 के बीच इसकी जो टाइम ऑफ इवेंट्स जो बनती है, इसकी शादी का जो टाइम इतना तो निकल के आ गया। ठीक है, और जो भी कुछ भी होगा इसी में रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि मार्स शादी भी करा रहा है और तुड़वा भी रहा है। ठीक है जी, और क्योंकि 7th हाउस पाउस है और उसका जो प्लेनेटरी पोजीशन का जो खेल पे जाएंगे, तो मार्स क्या है, मार्स एग्रेशन है और एनर्जी है, और वाइफ थोड़ी सी गुस्से वाली स्पाउस जो इनको मिलेगा, पार्टनर जो इनका होगा थोड़ा सा गुस्से वाला होगा। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। तो 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो इसकी जो है मार्स के अंदर जब मार्स चला हुआ था, तो ये सबसे बेस्ट ऑफ टाइम ऑफ इवेंट्स इनकी जो है शादी की रही होगी। और ये जब जाके मैंने एक्चुअल में नेटिव को जो मैंने वेरीफाई करवाया ये चीजें, तो उसने यस बोला, और उसी टाइम में मतलब जून के आसपास जो है उनकी शादी मतलब मैरिज हुई थी। ठीक है, इससे ये हुआ। तो इसी में ही मैंने ये बोला कि तभी आपका जो है डाइवर्स का भी टाइम चला हुआ था, मार्च की जो महादशा थी उसी में इनका जो है डाइवर्स हुआ। तो इन्होंने बताया कि ये 2018 में मतलब कि जो है
अप्रैल जो मंथ है उससे के आसपास ही जाके, उससे पहले मतलब इस 2 तारीख से पहले पहले मार्च, फरवरी मार्च के आसपास जो है डाइवर्स हुआ। ठीक है जी। तो इतना सा खेल होता है टाइम ऑफ इवेंट्स का। और भी थोड़ा सा अगर डीप में जाएंगे तो रूलिंग प्लेनेट को भी लेंगे, घटना का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट ही निकाल सकते हैं कि कब क्या घटना घटेगी। ठीक है जी। काफी सारे सूत्र होते हैं, लेकिन सब कुछ इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे कोर्स का पार्ट रहते हैं। और नक्षत्र वास्तु पे हमारे जो कोर्स अभी चले हुए हैं मैं आपको बता दूं। और अभी 7 अप्रैल से दोबारा फिर एक दूसरा सेशन जो अभी इस जो ईयर का जो सेकंड सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। 7 अप्रैल जो है इसकी जो लास्ट डेट है। तब तक आप एनरोल कराना चाहें तो एनरोल करा सकते हो खुद को। तो उसके बाद जो है हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसके बीच में मैं किसी को एनरोल नहीं करूंगा। उसके बीच में मैं किसी को भी एनरोल नहीं करूंगा। एक्चुअल में उस पिछला जो हमारा सेशन चला था उसमें भी काफी बीच में बहुत सारी जो कॉल्स आई और मैसेज आए, तो उस बीच में मैं कभी भी जब कोर्स स्टार्ट हो जाता है, चाहे उसमें 10 बंदे आए, 5 आए, 4 आए, जो भी आए, तो उसके बाद अगर बाद में कोई भी आए तो मैं उसको नहीं लेता, ऐड ही नहीं करता। ठीक है जी। तो 7 अप्रैल से पहले पहले आप मतलब कि एनरोल करा सकते हैं। और इसमें मैं समझा देता हूँ कि उसमें बेस क्या रहता है हमारा। जैसे कि बड़ा सिंपल है, नक्षत्र वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, सब एक ही है। हम तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है। नक्षत्र नाड़ी जो करते हैं जो लोग, और नक्षत्र वास्तु उनके लिए बिल्कुल भी मतलब कि कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा ही इजीली तरीके से आप उसको कर पाओगे। अब जैसे ये 1 to 12th हाउस है, इनमें सामने देखो कोई तो मतलब किसी भी बॉक्स का कोई भी तो नक्षत्र रहेगा। उस नक्षत्र के जो भी देवता रहेंगे उसमें प्लेनेटरी पोजीशन को हम चेक करेंगे, किस प्लेनेट को कहाँ पे बिठाना है, किस बॉक्स में किस देवता को एक्टिवेट करना है, किसको डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, इतना सा खेल है। और रिजल्ट भी आते हैं। और रिजल्ट ऐसा ही नहीं है कि नक्षत्र वास्तु ही रिजल्ट देगी आपको। ये थोड़ा सा हवा अगर बना दें इस चीज को तो बात अलग है। एक्चुअल में तो एस्ट्रो वास्तु भी उतना ही वर्क करता है और इजीली वर्क करता है वो भी। बात होती है आपके बिलीव की। ठीक है, आप बिलीव करोगे तभी आपका कुछ होगा। कुछ चीजें बिलीव पे चलती हैं। और लेकिन बिलीव जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो आपको, आप बिलीव करो या मत करो, ये आपको दिखा देती है, रिजल्ट ही देती है। ठीक है, ये आपको बता देती है, आप उसको मानो या मत मानो। वो घटना अगर उसने शो कर दी है अपने कॉम्बिनेशन में तो घटेगी। उसको आप ये बोलो कि ये ब्लाइंड फेथ है, मैं नहीं मानता, तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं हर वीडियो में, हर कोर्स में हर किसी को यही बताता हूँ। तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप बेवकूफ होते हो जब उस टाइम को ये बोलते हो कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो हूँ। चाहे आप राजा हो, चाहे आप रंक हो। अगर किसी चीज की, किसी को रंक से राजा बनाने के लिए लिख दिया तो राजा बनेगा, किसी को राजा का रंक बोल दिया तो रंक बनेगा। ठीक है जी, इतना सा फंडा है इसमें। और जो चीज लिखी हुई है, अब लिखी हुई का मतलब बहुत सारे बोलते हैं सर ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, सर ये आप मेरी कुंडली चार्ट बना के भेज दें, उसमें मैं पढ़ता रहूंगा कि क्या क्या लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ का मतलब ये नहीं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई प्रेडिक्शन आपको लिख के देगा कोई। ऐसा कुछ नहीं, प्रेडिक्शन खुद से बनाना होता है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर अपने अपने तरीके से उसको बनाते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी होते हैं उनका सेम ही प्रेडिक्शन रहता है, लगभग लगभग। ठीक है। अब उस पे और जितना ज्यादा जिसने भी नॉलेज उसमें ली हुई है, प्राप्त की हुई है, तो उतनी ही नॉलेज के साथ कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको 100% अपना देता है। वो सबकी अपनी अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कॉम्बिनेशन क्या और क्या क्या दे रहा हूं आपको। ठीक है। तो अगर ये मेरे से पहले मिलते तो इनका ट्रीटमेंट भी हो सकता था। ठीक है। इनको कर्म के द्वारा भाग्य को कैसे बदला जाए वो थ्योरी से अगर इनको ट्रीट किया जाता तो ये आराम से आ, इनका जो है भाग्य अच्छा रहता और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ऐसा इश्यू क्रिएट नहीं होता। होता भी तो मतलब कि कोर्ट तक जाने की नौबत ना आती। ठीक है जी। और मैं आपको एक बात और मैं बता दूं आपको फाइनली, जब भी 7th हाउस का सब लोड 2, 5 एंड 11 से जो भी है 2, 5 एंड 11 जैसे नंबर सिग्निफाई करे, या 5th हाउस का सब लोड 2, 11 दिखाए, ठीक है, 2, 7, 11 दिखाए, ठीक है,
और या फिर फिफ्थ हाउस का सब लोड 11 भी देता है कई दफा। तो उन सब का क्या रहता है वो मैं आपको आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा, या मेरे जो कोर्स में अगर कोई भी आएगा तो उसमें आपको ये डिप तक उसमें समझाया जाएगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोग जो है बोर हो जाते हो, देखते नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता दूं सेकंड हाउस क्या है। फैमिली है, फैमिली में कोई जब मेंबर ऐड होता है तो उसको सेकंड हाउस से काउंट करेंगे, वो कोई भी है। क्योंकि जब फिफ्थ हाउस का सब लोड सेकंड और 11 दिखाए तो उत्तर कोई भी मतलब कि चाइल्ड बर्थ को भी शो करता है वो। ठीक है जी। ऐसे ही सेवंथ हाउस का सब लोड जब सेकंड और 5 एंड 11 को शो करे तो शादी का योग होता है, शादी होती है। अब सेवंथ हाउस का सब लोड फिफ्थ में बैठ जाए तो लव मैरिज होती है। ठीक है। अब 11th हाउस का सब लोड फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस को दर्शाए तो आपको जो है लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब लव मैरिज वो अरेंज में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, या लिव एंड रिलेशनशिप में रहना होगा, तो काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं नहीं दे सकता। ठीक है। इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, उसमें मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है जी। लेकिन आपको इतना सा मैं बता दूं, जब सेवंथ हाउस का सब लोड फिफ्थ हाउस में आ जाए या फिफ्थ हाउस का सब लोड 11th में या सेकंड से, इन 2, 5, 7 और 11 का कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं दिखे तो शादी का योग होता ही होता है। लेकिन 11th का सब लोड फिफ्थ में आ जाए तो लव मैरिज होगी, 7th का सब लोड फिफ्थ में आ जाए लव मैरिज होगी, फिफ्थ हाउस का सब लोड 7th में आ जाए तो वो हम ये भी कह सकते हैं मियाँ बीवी में जो ऐसी बातें होंगी, मतलब जो एक लवर्स की होती हैं, काफी अच्छा गहरा प्यार प्रेम उनमें देखने को मिलता है। ठीक है। और शादी बहुत अच्छे से उनकी सक्सेस होती है। और पार्टनरशिप में भी हम यही कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, तो अगर ये कोई अच्छे हाउस को सिग्निफाई करे तो 11th हाउस को सिग्निफाई करे तो बेस्ट पार्टनरशिप रहेगी। क्योंकि देखो 12th हाउस एक्चुअल में क्या है, ये सेपरेशन को दिखाता है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस से जो है 12th हाउस हो गया, और 12th हाउस से 12th हाउस 11th हाउस हुआ। ठीक है जी। तो जब भी कोई प्लेनेट अगर नक्षत्र लेवल पर 11th हाउस को शो कर दे या सबलोड लेवल पर भी 11th को शो कर दे तो 12th हाउस को नेगलेक्ट कर देता है। तो नेगलेक्ट करने के बाद शादी दे देता है, और शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद अगर वो हाउस भी 12th हाउस बोल देता है तो फिर तलाक हो जाता है। ठीक है। इतनी सी बातें होती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।